तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। अब कहने को तो मैंने कह दिया रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन आप लोग देख के भी बता सकते हैं, खुद भी जान रहे हैं कि जिस हिसाब से पीछे लाइट है, जिस हिसाब से मौसम है, इस समय मौके पे बज रहे हैं 3:30 और 3:30 बजे ही आज वीडियो बनाना पड़ा, चूँकि अपने स्टूडियो से भी बाहर हूँ और जहाँ पे हूँ यहाँ पे माता रानी का भव्य विसर्जन शायद 4 या 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी रात फिर डीजे बैटल होगा। अब डीजे बैटल, इतना साउंड, और फिर यहाँ पे कोई साउंड प्रूफ मेरा स्टूडियो भी नहीं, तो लगातार फिर आवाज़ें आएंगी, फिर वीडियो बनाने का वो मतलब नहीं। हो सकता है इस टाइम भी आवाज़ें आएँ, चूँकि अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ सामने नदी है, पीछे पार्क है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार आपको नदी पार्क की तमाम चीज़ें दिखाएं। तब तक आप देखिए कि किस जगह पे हूँ और कैसे कैसे आज कहानी शूट हो रही है। खैर, ये तो रही एक औपचारिक बात, मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए इससे पहले कि आप लोगों को ये दिक्कत हो कि वीडियो में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो आज बहुत नेचुरल जगह पे हो सकता है कुछ नेचर के साउंड्स आपको वीडियो में देखने को मिले। खैर, ये तो रही एक औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, आमतौर पे एक चीज़ कही जाती है, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमसे कहते हैं कि अगर कोई गलती करे तो एक बार उसको मौका देना चाहिए। हो सकता है अगला अपनी गलती सुधार ले। हमें भी लगता है कि हाँ, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे मौका देना चाहिए, लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ किसी को मौका देना अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है आदमी। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही है। एक महिला होती है, उसको लगातार मौके मिलते हैं, बार बार वो धोखा देती है, बार बार उसके घर वाले उसको मौका देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये सुधर जाए, इस उम्मीद में कि शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन बार बार मौका देना कहीं ना कहीं उसी आदमी के लिए इस कदर दूभर हो गया कि जिसने मौका दिया अंत में उसी की जान चली गई। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का बड़ा मशहूर ज़िला जयपुर, और इसी जयपुर में एक थाना लगता है, आंधी थाना। और बात अभी 2-4 दिन पहले की है। दरअसल इसी आंधी थाने में सुबह सुबह एक फ़ोन आता है। अब फ़ोन आता है तो पुलिस वाले फ़ोन उठाते हैं। उठाने के बाद पूछते हैं, बताइए आप कौन बोल रहे हैं। तो सामने वाला शख्स अपना नाम बताता है और कहता है कि साहब, मैं आपके ही थाने के एक इलाके में हूँ और यहाँ पे एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब सुबह सुबह डेड बॉडी का फ़ोन, पुलिस वालों को भी लगा कि सुबह सुबह ये कौन सा फ़ोन आ गया। बहरहाल अब ड्यूटी थी, जाना था। पुलिस वाले जाते हैं क्राइम सीन पे, और जब जाते हैं तो जाने के बाद जब उनकी आंखों के सामने लाश पड़ती है, तो लाश को जब पुलिस वालों ने देखा तो 2-3 चीज़ें शुरू में ही क्लियर हो गए। दरअसल जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को देखने के बाद पहले ही लग गया था कि जिसने भी कत्ल किया है, कातिल की आइडेंटिटी तो छोड़िए, ये मरने वाला शख्स कौन है। कातिल ये भी नहीं चाह रहा था कि जो देखें ये जान पाए। यार, इन लाश को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया, बुरी तरीके से उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लाश से अलग अलग जगहों से खून निकल रहा था, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। यानी मरने वाला शख्स कौन था, कहाँ से आया था, ये तमाम चीज़ें कम से कम चेहरे से तो संभव नहीं थी जानना। बहरहाल पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में लेते हैं। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं कि इस लाश को सबसे पहले किसने देखा, कौन था जो लाश के सबसे पहले करीब आया था। खैर, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा शख्स या फिर कहीं से भी कोई ऐसा मिला नहीं जो इस मरने वाले शख्स के बारे में जानता हो। इधर बॉडी कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। पुलिस वाले अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगे। साथ ही तब तक ये हुआ कि चलो क्राइम सीन को एक बार फिर से चेक करते हैं और जो मरने वाला शख्स है उसकी पॉकेट वगैरह खंगाल लेते हैं, क्या पता उससे कुछ मिल जाए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पुलिस वालों ने चाहे क्राइम सीन को चेक किया, चाहे मरने वाले की पॉकेट को, उसके कपड़ों को बाकायदा चेक किया, कहीं से भी कोई ऐसा सबूत, कहीं से भी कोई ऐसा क्लू, कोई जवाब, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये लगे कि हाँ, ये मरने वाला कहाँ का है। अब एक लाश थी, लाश का कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला था नहीं, लिहाजा पुलिस वाले परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद फिर इंतज़ार करते हैं कि क्या पता है जिसके घर का ये गायब हो आए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कर दें। कंप्लेन दर्ज कर देगा तो हो सकता है कि मामले में मदद मिल जाए। बस इसी उम्मीद के साथ पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं कि कोई आए, कंप्लेन दर्ज करे। लेकिन यहाँ भी पुलिस वालों के हाथ खाली रहते हैं। ना तो कोई कंप्लेन दर्ज हुई, ना ही पहले कोई कंप्लेन दर्ज हुई थी, ना ही किसी जगह से कोई सूचना थी। यानी मरने वाला कौन था, ये पता करना ही पुलिस वालों के लिए एक तरह से चुनौती बन चुका था। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से छानबीन करते रहे, ना कोई सबूत, ना कोई सुराग। इधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, पुलिस वालों को भी मशक्क़तें बढ़ती रही कि कहाँ से ढूंढ के लाएं कि ये कौन है। जब अंत में पुलिस वालों को कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो फिर पुलिस वालों ने अपना पुराना तरीका अपनाया। सबसे पहले आसपास के इलाकों में इत्तला कर दी। जैसे कोई गांव है तो वहाँ के ग्राम प्रधान को सूचना दे दी कि ऐसे ऐसे एक शख्स की लाश मिली है, तो क्या आपके गांव का कोई गायब है। किसी गांव के क्षेत्र पंचायत को सूचना दे देना। हर गांव में कई ऐसे लोग होते हैं जो थाना पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, उनका मामला होता है, तो उन लोगों से मतलब
एक तरह से उनको सूचना दे देना, उनसे बातचीत करना। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं। और इसी बीच एक सूचना आती है, और सूचना ये आती है, एक परिवार आता है और कहता है कि साहब हमारे घर का एक लड़का है जिसका नाम है विश्वनाथ, वो गायब है। और जिस हिसाब से आपने कपड़े पहने थे और बाकी चीज़ें बताई, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो डेड बॉडी मिली है हमारे घर के विश्वनाथ की ही है। अब पुलिस वालों ने जब ये चीज़ सुनी तो कहीं ना कहीं एक तरह से राहत की सांस ली कि चलो कम से कम कोई तो आया। परिवार को फ़ौरन लेके जिला अस्पताल जाया गया, बॉडी की शिनाख्त कराई गई और संजोग से जो बॉडी थी ये विश्वनाथ की थी। परिवार वाले बॉडी देखने के बाद फूट फूट के रोने लगे। पुलिस वालों ने उनको हिम्मत हौसला दिया। जो लाश थी उसको परिवार वालों के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम वगैरह हो ही चुका था। परिवार वाले जाते हैं और बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब इधर परिवार वालों ने बॉडी का अंतिम संस्कार किया, साथ ही अब पुलिस वाले पूछताछ करना शुरू करते हैं कि विश्वनाथ की किसी से क्या लड़ाई थी, आखिर कत्ल हुआ तो क्या किसी पे कोई आपको डाउट है, किसी ने धमकी वगैरह दी थी, विश्वनाथ का बैकग्राउंड क्या है। अब ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पूछते हैं, परिवार वाले एक एक सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ से भी कोई ऐसा जवाब, कोई ऐसा क्लू या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे इस मामले में थोड़ी भी बात आगे बढ़े। अब पुलिस वाले परिवार वालों से भी हताश हो गए कि उम्मीद थी कि कम से कम लाश के घर वाले मिल जाएंगे कि किसकी बॉडी है, तो कम से कम वो कुछ बता देंगे, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस वालों ने मरने वाले के जो विश्वनाथ था उसकी कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। सबसे पहले लास्ट कॉल किसकी थी, इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे थी, किससे ज़्यादा बात हुई है, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिससे कुछ बात आगे बढ़े। अब जब लास्ट लोकेशन और आखिरी कॉल निकाली गई तो वहाँ भी किस्मत का खेल देखिए कि आखिरी कॉल सिर्फ उसकी बीवी ममता की थी। अब बीवी ने आखिरी बार कॉल किया तो इस पर तो कोई डाउट बनता नहीं, हो सकता है कि पूछने के लिए किया हो कि आप कहाँ हैं, कब आ रहे हैं। यहाँ से भी कुछ बात आगे नहीं बढ़ी। पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से भी पूछना शुरू कर दिया कि क्या मरने वाले शख्स की किसी से लड़ाई थी, किसी से झगड़ा था, किसी से कोई दुश्मनी थी। यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से छानबीन करते रहे, तमाम तरह की कोशिशें कर ली, तमाम तरह की मशक्क़तें कर ली, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा क्लू या फिर कहीं से भी कोई ऐसी आंसर, कोई बात, कोई सबूत नहीं मिला जिससे इस मामले में थोड़ी भी लीड हो। पुलिस वाले एकदम हताश हो गए, निराश हो गए कि अब क्या करें। लेकिन इसी बीच परिवार वाले जो अब तक कुछ बताने को तैयार नहीं थे, जिनको ना किसी पे डाउट था ना ही कोई बात थी, अचानक से परिवार वाले आते हैं। खासकर मरने वाले विश्वनाथ के जो पिता थे वो आते हैं। आने के बाद कहते हैं कि साहब आपने एक चीज़ बताई थी। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या? तो उस पर जो मरने वाले विश्वनाथ थे उनके पिता बोलते हैं कि आपने कहा था कि जो आखिरी बार कॉल हुई थी वो किसी और की नहीं, इसकी बीबी यानी हमारी बहू ममता की ही हुई थी। पुलिस वालों ने कहा हाँ ये तो हुई थी। तो फिर उसके पिता ने कहा कि साहब मुझे डाउट है कि मेरे बेटे की हत्या में, मेरे बेटे की मौत में कहीं ना कहीं ममता भागीदार है। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद पहले तो बदहवास, ये क्या बोल रहा है पिता, अगर बीबी ने आखिरी बार कॉल कर दिया तो इस पर बीबी कैसी गुनहगार हो गई। एक बार ये भी लगा कि अब बेटा जवान गया है तो कहीं ना कहीं परिवार वाले डिप्रेशन में कुछ भी बोल रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इस पर पिता कहता है कि नहीं साहब, मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं जो मेरी बहू ममता है वही गुनहगार है। अब लगातार जो पिता था वो दबाव बना रहा। पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि क्यों, तो उस पर फिर कहता है कि उसके चरित्र, उसके चाल चलन पे भी डाउट था, कई बार उन दोनों के बीच तकरार भी हुई, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ममता है वो गुनहगार है। अब पहली बार चाल चलन और कैरेक्टर को लेकर जब परिवार वालों ने कुछ बोला तो फिर पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ममता से ही पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वालों ने ममता के ऊपर डाउट किया, लेकिन वैसे था नहीं कि अचानक से उसको उठा लिया जाए, थाने ले जाके पूछताछ कर ले, मार पीट दें, ये तमाम चीज़ें ऐसे हो नहीं सकती। लिहाजा पुलिस वालों ने अपने जांच पड़ताल का जो पूरा दायरा था ममता के इर्द गिर्द घुमा दिया, यानी ममता से पूछना, ममता की कॉल डिटेल निकालना, ममता का बैकग्राउंड खंगालना। जब पुलिस वालों ने ममता की बैकग्राउंड को खंगाला, उसकी कॉल डिटेल निकाली, उसके बारे में पता किया, तो फिर अंत में एक चीज़ पता चली, एक ऐसा नंबर है जिस पर ममता कई बार बात करती है, रात भर बात करती है। और जो बैकग्राउंड खंगाला तो ये भी पता चला किसी कॉल को लेके विश्वनाथ और ममता के बीच आए दिन झगड़ा भी होता था। अब ये क्लू काफ़ी था पूछताछ के लिए। लिहाजा पुलिस वाले अब ममता को उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद जब इससे पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में तो इधर उधर की कहानी बताती है, लेकिन जब शक्ति से पूछताछ होती है तो फिर ममता एक और नाम लेती है, और वो नाम था महेश उर्फ रवि का। पुलिस वाले महेश उर्फ रवि को भी गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद जब दोनों से पूछताछ करते हैं तो फिर यहीं से कहानी पहुंच जाती है कई साल पहले। दरअसल 2-3 साल पहले की बात है। ममता की शादी जब विश्वनाथ से होती है
दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। इधर विश्वनाथ था, उसके ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, पत्नी की जिम्मेदारी, फिर इसी बीच ये लोग बच्चे का भी प्लान कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी, इधर घर की माली हालत उस हिसाब से थी नहीं, पति भी परेशान था, पत्नी भी कहती कि कुछ कर लो, कहीं चले जाओ, नौकरी कर लो। तो शुरुआत में तो ये लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन जब लगातार दबाव बनता है, लगातार ये होता है कि कुछ कर लो, तो फिर विश्वनाथ चला जाता है जयपुर और जाने के बाद वहीं रिक्शा चलाने लगता है। अब रिक्शा चलाने के दौरान उसकी मुलाकात अलग अलग लोगों से हुई जो उसके साथ काम करते थे, और इन्हीं में से एक शख्स था जिसका नाम था महेश उर्फ रवि। महेश उर्फ रवि से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच गहरी दोस्ती, ख्याल भी काफ़ी मिलते थे, खाना पीना सारी चीज़ें एक जैसा होने लगी। अब दोनों के बीच दोस्ती हुई तो फिर दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना होने लगा। विश्वनाथ रवि के घर जाता, रवि विश्वनाथ के घर पे आता। अब विश्वनाथ रवि के घर पे गया तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब रवि विश्वनाथ के घर पे आया तो उसी दौरान उसकी मुलाकात ममता से हो गई। अब ममता से मुलाकात हुई, भाभी भाभी करके बातचीत शुरू हुई, लेकिन बातचीत जब आगे बढ़ी, दोनों के बीच नज़दीकियाँ हो गई, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब पसंद करने लगे, आए दिन एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत भी होने लगी। अब बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे के करीब आए, तो अक्सर एक चीज़ और होने लगी कि विश्वनाथ तो जयपुर ही रह जाता, लेकिन जो रवि था वो अक्सर घर पे आने लगा। अब एक बार आया, दो बार आया, परिवार वालों ने इग्नोर किया, लेकिन लगातार जब रवि आने लगा, इधर ममता भी उससे हंस हंस के बात करने लगी। तो विश्वनाथ के जो माँ बाप थे उन्हें आपत्ति होने लगी, उन्होंने ममता को डांटा फटकारा। बहरहाल ममता नहीं मानी, इधर रवि भी नहीं माना, तो फिर अंत में तंग आकर जो विश्वनाथ के माँ बाप थे उन्होंने ममता को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर तुम इस हिसाब से हो तो घर पे नहीं रहना। अब कायदे से यहाँ पे जो विश्वनाथ था उसको भी थोड़ा सा सख्त होना चाहिए था, ममता को भी सुधरना चाहिए था, लेकिन ना तो ममता सुधरती है, ना ही विश्वनाथ सख्त होता है। ममता बाहर ही बाहर मिलने लगती है, साथ ही अब मिलने जुलने में जब दिक्कत होने लगी तो फिर ममता अपने पति के साथ अब गेम खेलना शुरू करती है। सबसे पहले विश्वनाथ से कहती है कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे अपने साथ तुम रखो, तुम नहीं रहते हो, मेरा मन नहीं लगता, इसलिए वहाँ पे एक तुम घर ले लो। अब ये तमाम चीज़ जब ममता बोलती है तो विश्वनाथ को लगता है कि शायद अब मेरी बीवी सुधर गई है, मेरे साथ अब रहना चाहती है। लिहाजा ममता के कहने पर विश्वनाथ वहाँ पे एक एक पैसे जोड़ के एक घर लेता है। लेने के बाद अपनी बीवी को लेके वहाँ पहुँच जाता है। अब दोनों मियाँ बीवी वहाँ रहने लगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें तो एक प्लान का हिस्सा थी। अब जैसे ही घर पे वो लोग रहने लगे, ममता वहाँ जाके विश्वनाथ से झगड़ा करना शुरू करती है, यानी हर छोटी से छोटी बात पे लड़ाई करना, हर छोटी से छोटी बात पे झगड़ा करना। इस कदर ये परेशान करने लगी और इस उम्मीद में करने लगी कि शायद जो विश्वनाथ है वो परेशान हो जाए और घर छोड़ के चला जाए। यानी अब कायदे से सोचिए तो घर खरीदा विश्वनाथ ने। अब ममता का क्या प्लान है कि इस घर पे ममता रहे और विश्वनाथ खुद घर छोड़ के चली जाए। अब कायदे से तो विश्वनाथ ऐसा करता नहीं है, चाहे जितना वो झगड़ा करती, चाहे जितना वो करती, घर छोड़ के वो जा नहीं रहा था। इधर जब घर पे आ गई तो फिर रवि से भी मिलना जुलना बंद। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी तो कहीं ना कहीं ममता को लगा ये जाल तो जो मैंने फंसाया वो गलत पड़ गया, पूरा दांव उल्टा हो गया। इसके बाद एक दिन ये झगड़ा करती है, झगड़ा करने के बाद घर छोड़ के निकल जाती है। निकलने के बाद कहीं जाके रहने लगती है, कुछ दिन वक्त गुजारती है और फिर एक खौफनाक प्लान बनाती है। खौफनाक प्लान बनाती है, प्लान में अपने आशिक यानी रवि को भी शामिल करती है। उसके बाद प्लान के तहत फ़ोन करती है अपने पति को। फ़ोन करने के बाद अपने पति से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अब पति फिर ये बात सुनता है, फिर खुश हो जाता है, फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। कहती नहीं, ऐसे नहीं, तुम मुझसे मिलो और मैं फला जगह हूँ, वहाँ आओ, वहाँ मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। इतना सुनने के बाद विश्वनाथ अपने सारे काम को छोड़ता है और वहाँ से निकल पड़ता है। निकलने के बाद पूरे प्लान का हिस्सा था, रास्ते में रवि भी मिलता है। मिलने के दौरान रवि उससे कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो बताता है कि मेरी बीवी सुधर गई, मुझसे माफ़ी मांगना चाहती, तुम्हें छोड़ देगी। कहता है चलो ठीक है, उसी बहाने वहीं चल के मैं भी तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। अब विश्वनाथ सारी बातों पर यकीन कर लेता है। यकीन करने के बाद अपनी ही बाइक पे लेके रवि को चल पड़ता है। चलने के बाद दोनों सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। प्लान का पूरा हिस्सा बन चुका था, अमली जामा पहना बाकी था। दोनों जैसे ही सुनसान जगह पे विश्वनाथ को लेके जाते हैं, फ़ौरन उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करके बुरी तरीके से उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद सारे कागज़, सारी आइडेंटिटी, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ से लेके गायब हो जाते हैं और लाश को बुरी तरीके से एक तरह से ख़राब कर देते हैं। उसके चेहरे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई पहचान ना हो। लेकिन पुलिस वाले एक एक कड़ी जोड़ते रहते हैं और अंत में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक आदमी बार बार मौका पाता है इस उम्मीद में कि शायद सुधर जाए, लेकिन यहाँ सुधरने का कोई नाम नहीं लेता और लगातार ऐसी गलतियाँ करता है कि उसका खामियाजा अब उसे जेल में रह के भुगतना होगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और जो वीडियो में कुछ साउंड वगैरह आ रहा हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मजबूरी है,
तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।